जय हिंद जय भारत। तो सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हो हमारी सीरीज चल रही है और हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा। तो लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था बच्चों। तो ओम्स लॉ में एक पॉइंट आया था जिसका नाम था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड है उसमें जो करंट को रुकावट एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, उस चीज पर। तो कितनी ज्यादा रुकावट होगी या क्या रेजिस्टेंस कितना ज्यादा होगा, आज के हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो यानी कि हमारा जो टॉपिक है बच्चों क्या है, ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि बच्चों हम सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास कोई कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर में ऐसा क्या चेंजेस होंगे या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिस पर क्या है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। और रेजिस्टेंस आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की जो करंट को चलने से रोकती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वो किस चीज पर डिपेंड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सबसे पहला फैक्टर आता है लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या बताया बच्चों मैंने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि रेजिस्टेंस जो है ना किसी भी कंडक्टर का वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ पर डिपेंड करने का एक तरीका है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं कहूंगा बच्चों कि कंडक्टर जो होता है उसकी लेंथ जो है अगर बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor। ठीक है बच्चों, किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली देखें तो R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। और इसका सिंपल सा मीनिंग, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी R की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, और या फिर लेंथ जितनी कम आएगी R की वैल्यू भी उतनी कम आएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पहले बता चुका हूं काफी बार, बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, ठीक है। अब एक बात सीखो बच्चों, रेजिस्टेंस को जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। हम ऐसे जिगजैग लाइन बनाते हैं रेजिस्टेंस सिंबल। अब मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम हो इलेक्ट्रॉन, तुम क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तुम्हें इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये बच्चों ये रुकावट है, ये रुकावट की लेंथ है। तो यानी कि इस पोर्शन में तुम्हारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस पोर्शन में क्या होने वाला है, तुम्हारे को उबड़ खाबड़ वाला रास्ता मिलने वाला है, तुम्हारी वहां पे स्पीड कम होने वाली है, ठीक है। तो ये लेंथ इतनी है। लेकिन अगर मैं इस लेंथ की को बढ़ा दूं, यानी कि रेजिस्टेंस को लेंथ को बढ़ा दूं, तो आप खुद सोचो कि ये जो रुकावट की लेंथ थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यानी कि इतनी बड़ी रास्ते पर आपको क्या करना पड़ेगा, रुकावट को फेस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को चलने में जो रुकावट मिलती है ना वो लंबी है अगर, तो सीधी सी बात है भाई रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो एक फैक्टर था हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों जिस पर रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का डिपेंड करता है, वो है बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, सर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है और उस पर कंडक्टर डिपेंड जो है रेजिस्टेंस कैसे करता है। तो सबसे पहले समझो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। देखो मैं नाम से ही समझा देता हूं आपको। क्रॉस मतलब समझते हो, क्रॉस, ठीक है, किसी चीज को क्रॉस करना, और सेक्शन मतलब हिस्से। अगर बच्चों मैं किसी भी चीज को क्रॉस करते हुए उसके हिस्से कर दूं, जैसे कि आप देख रहे हो क्रॉस क्रॉस, तो मैं किसी चीज के अगर हिस्से करता हूं वो भी क्रॉस करके, तो जो एरिया आपको सामने दिखाई देगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। फॉर लाइक कि भाई मैंने ये जो मार्कर है मैंने इसको बीच में से ऐसे काटा क्रॉस करके ऐसे, और काटने के बाद जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सर्कल,
ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लाइक अगर ये बोतल है, अब मान लो ये बोतल बहुत बड़ी है, मैंने इसको बीच में से क्रॉस करके काट दिया, क्योंकि भाई इसकी जो क्रॉस करके काटने का मतलब क्या होगा, ऐसे काटूंगा क्रॉस करके, ठीक है। अब क्रॉस करके काट दिया तो काटने के बाद क्या आएगा, ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये जो एरिया है बच्चों वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा, ठीक है। मैथमेटिकली देखिए तो भाई ए से मैं एरिया को शो करूंगा तो इसका मतलब है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए यहां पर क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यानी कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा बच्चों, अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा आएगा यानी कि बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अगर ए कम होता है बच्चों तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मतलब होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली टोटल वैल्यू आर कम हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू अगर कम होगी तो टोटल आर वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या, चलिए किसको इक्वेशन हम नंबर दे देते हैं 2 का, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो ये 2 चीज हो गई हमारी। अब बच्चों एक चीज पर और डिपेंड करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, वो थर्ड चीज है बच्चों हमारी मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इसमें कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगा बच्चों। मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कैसे, मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है बच्चों, मटेरियल चेंज होगा इफ मटेरियल इज चेंज, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, कंडक्टर विल बी चेंज। भाई अगर मटेरियल चेंज कर दोगे ना तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। यानी कि मान लो तुम्हारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, एल लेंथ है, सेम लेंथ रखो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रखो। दूसरी वायर ले लो, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन बच्चों मान लो पहले वाले कॉपर की वायर थी, अभी आपने सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, लेकिन दूसरे वाली एल्यूमिनियम की है, तो भाई फर्क तो आएगा, मटेरियल बदल गया ना। मटेरियल बदल गया तो रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R1 है तो इसका रेजिस्टेंस कुछ हो सकता है, R2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चेंज होगा थोड़ा बहुत। तो समझ में आई बात। ऐसे ही आपने कॉपर और एल्यूमिनियम तो नॉर्मल है, जिनकी वायर्स मोस्टली बनाई जाती है क्योंकि इनके रेजिस्टेंस कम होते हैं और इनकी वायर जो है हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब वायर इस्तेमाल हो रही है तो सीधी सी बात है क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी वायर्स होती है, जैसे कुछ एलॉय है, जैसे कि निक्रोम हो गया, निक्रोम एक एलॉय है जो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, यानी कि अभी रेजिस्टिविटी बताऊंगा क्या होती है, ठीक है, वो ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनमें करंट कम चलता है। तो यानी कि मटेरियल चेंज हो जाता है तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है पूरा पूरा, ठीक है। तो ध्यान रखना मटेरियल के बदलने से भी क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये मेनली 3 फैक्टर्स है बच्चों जिनको हमें ध्यान में रखना है, और एग्जाम में अगर आ जाए हमारे पास कि भाई बताओ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो आपको ये फैक्टर्स क्या करने हैं, याद करने हैं, याद रखने हैं और लिखने भी है बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये एक बार नोट कर लो आप, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो इसको, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम जो है फॉर्मूले पर चलते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं और देन देखते हैं कैसे उस पर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए मिटा दूं, नोट कर लिया, चलिए मिटा देते हैं इसको। अब बच्चों हमें बस कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को याद रखना है, उसी के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला हमारे बनाएंगे। चलिए ला 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 ला।
चलिए, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन 1 थी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। फिर था हमारे पास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दूसरी इक्वेशन। हमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमें दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन जब हम इक्वेशन को करेंगे, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन को कंबाइन करेंगे बच्चों, क्या आएगा, तो भाई एलएचएस में दोनों आर हैं तो जोड़ दो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों आएगा एल इंटू में 1/a, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है बच्चों, हर बार लगाते हैं, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आने वाला है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया बच्चों वो आता है रो एल बाई ए। अब ये रो क्या है, इसको बच्चों रो कहते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है बच्चों। अब ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये कांस्टेंट जो है रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। यानी कि एक नई चीज आ गई बच्चों यहाँ पर, रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा था, अब ये रेजिस्टिविटी क्या आ गई भाई, तो बच्चों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, देखो रेजिस्टिविटी इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू रेजिस्ट द करंट, सिंपल। यानी कि हम कहेंगे कि ये मटेरियल की एबिलिटी है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है करंट को रोकने की, समझ में आ रहे हो। देखो मटेरियल के अंदर, सभी के अंदर क्या है, करंट को कुछ ना कुछ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस पाया जाता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बोला गया है, रेजिस्टिविटी वो कोई मटेरियल कितनी एबिलिटी है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी लगाने की, समझ में आई बात। तो यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर, it is the ability of any conductor to resist the flow of electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को रेजिस्ट करेगा तो करंट को रोकेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोकेगा करंट, यानी कि एबिलिटी, क्षमता, ठीक है, ये क्षमता है किस चीज को, करंट को चलने से रोकने की। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अच्छा एक वर्ड और बता देता हूँ, चलो, रेजिस्टर, लो जी, अभी रेजिस्टर क्या आ गया, तो भाई जो रेजिस्टेंस लगा रहा है, जो रेजिस्टेंस लगा रहा है उसको हम रेजिस्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो जो मतलब कि एक तरीके से रेजिस्टर, समझ रहे हो ना आप, कि भाई हम बोल सकते हैं जो मटेरियल रेजिस्टर लगा रहा है उसको रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टर है, ठीक है। मटेरियल विच हैव specific value of resistance is called resistor। समझना बच्चों, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, यानी कि जिसके पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो रेजिस्टर कहलाता है। देखो रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस सबसे पहले आया, तो यानी कि एक मटेरियल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकेगी, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है, दिस इज रेजिस्टर। और बच्चों कितनी प्रॉपर्टी है उसके अंदर, कितनी एबिलिटी है करंट को रोकने की, वो रेजिस्टिविटी है। कंपेयर करो ड्राइवर, ड्राइव, ड्राइव इज द प्रॉपर्टी, यानी कि किसी को ड्राइव करना आता है, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी है, गुण है, गुण है वो, ठीक है। ड्राइव करना गुण है, और जिसके अंदर वो गुण पाया जाएगा उसको ड्राइवर कहते हैं, समझ में आई बात। ऐसे ही रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, समझ में आ गई बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला बच्चों आ गया। उन फैक्टर्स से हमने कैसे फॉर्मूला जनरेट किया आपको मैंने बता दिया है। हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, ये रहा। इसी से अब न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात कर रहा था, तो रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसा यूनिट जो होती है इनकी
ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं उसमें पता नहीं लगता कौन सी रेजिस्टिविटी है, तो यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट जहां पर ओम मीटर दिखे समझ जाओ रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आती है बात क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इनके, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यहीं से क्वेश्चन से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कर लिए नोट, मिटा दूं, चलिए नोट कर लेना बच्चे इसको, ठीक है। चलो तो हम चलते हैं कि भाई मैं इस तरफ का मिटा देता हूँ कि कैसे हम जो है क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे फेस करेंगे। तो जो क्वेश्चन को फेस करना आसान है, 10th क्लास में इतने हैवी क्वेश्चंस आते भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों R इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला ही हमारे काम आएगा बच्चों। यहीं से पहले तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दे दिया, रेजिस्टिविटी गिवन होगी, लेंथ गिवन होगी, एरिया गिवन होगा। अब कंफ्यूजन एरिया की है सारी की सारी, ठीक है। एरिया कैसे गिवन होगा, तो बच्चों एरिया जो होगा ना, आपको पता है वायर्स है, वायर सिलेंड्रिकल्स होती हैं, तो सिलेंड्रिकल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा आता है, सर्कल आता है। तो यानी कि आपको यहाँ पर एरिया किसका लगाना पड़ेगा, सर्कल का एरिया लगाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज पता क्या होते हैं, भाई हमारे को जो वायर होता है ना उसका एरिया वैसे ही रेडियस बहुत कम होता है, तो वहां पे डायमीटर गिवन होता है, वो डायमीटर ऑलरेडी कम है, एमएम में गिवन होता है, मिलीमीटर में। अब उसको एमएम में से मीटर में कन्वर्ट करोगे, छोटी वैल्यू आएगा, ठीक है। और उसका फिर हाफ करोगे, क्योंकि भाई डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, उसका हाफ करोगे और छोटी वैल्यू आएगी। और देन उसका हाफ का स्क्वायर करोगे, क्योंकि भाई एरिया में क्या लगाओगे, R इक्वल टू रो L अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब R तो भाई साहब और छोटा आएगा, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, हम रेडियस यानी कि डायमीटर हमें गिवन होता है, क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है बच्चों, डायमीटर। और हमें पता है डायमीटर किसके बराबर होता है, दो रेडियस के बराबर होता है, यानी कि 2r के बराबर होता है डायमीटर। और r किसके बराबर हो जाएगा, d/2 के। ये तो बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं डायरेक्ट, है ना, हम क्या करते हैं कि भाई रेडियस की जगह पे हम डायमीटर पुट करते हैं डायरेक्ट। अब वो कैसे करते हैं वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो कुछ नहीं करना आपको, जहां पे r है वहां पर हमें d/2 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रो L अपॉन d/2 रख देना, पाई d/2 का होल स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद क्या करना है बच्चों, सिंपल है, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करो इसको, पाई d स्क्वायर अपॉन में 4 ऊपर आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा हमारे पास पाई d स्क्वायर इंटू में 4। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है क्या, रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जब आपका क्या गिवन हो, रेडियस की जगह पे डायमीटर गिवन हो, तो आपको डायरेक्ट डायमीटर पुट करना है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है बच्चों। तो आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला, इसमें डायमीटर पुट होगा डायरेक्ट, ठीक है। आपको हाफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बनेगी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को इजी बनाओ, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, ये कर पाओगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, चलिए एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस आ गया। अब इसी फॉर्मूले से बच्चों और बाकी की चीजें भी आ जाएगी, क्योंकि हमारे को क्या है, अब मान लो लेंथ निकालने को बोल दिया, लेंथ निकालो। लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर ए को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, और रो को नीचे ले आओ, लो भाई, ठीक है। तो ये आ गया लेंथ का फॉर्मूला। अब इसमें भी रेजिस्टेंस पर एरिया आ रहा है। अब ध्यान रखना बच्चों, जब नीचे एरिया आया था, ये देखो ध्यान से, ये रहा, जब नीचे एरिया आया था तो 4 ऊपर आ गया था। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, जब L को सोल्व करोगे, ऊपर एरिया है तो R इंटू में पाई d स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान रखना, जब नीचे एरिया था तो 4 कहाँ आया था, ऊपर आया था। अब जब ऊपर एरिया है तो 4 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, लेंथ का आ गया। ऐसे ही बच्चों अगर आपको किसका निकालने को बोल दे, रो निकालने को बोल दे, तो यहीं से रो निकाल लो। रो निकालोगे तो R इंटू में A, फिर से एरिया ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब क्या करना है आपको, चलो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो रो इज इक्वल टू R इंटू में A क्या है बच्चों, पाई R स्क्वायर अपॉन में L। अब भाई पाई R स्क्वायर है, लेकिन मुझे तो R रखना ही नहीं, मुझे तो D में कन्वर्ट करना है उसको, तो पाई D स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय L। अब हमें पता है कि R इंटू में पाई d स्क्वायर, और ये 4 कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, तो 4L। समझ में आ गई बात। तो जब भी रेजिस्ट एरिया ऊपर होगा, तो 4 नीचे, और एरिया नीचे तो 4 ऊपर, सिंपल। तो ये सारे फॉर्मूलेज बच्चे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फॉर्मूलेज के बेस पे हमें रो निकालने को आ जाए तो हम रो निकाल सकते हैं, R निकालने को आ जाए R निकाल सकते हैं, L निकालने को आ जाए L निकाल सकते हैं,
डायरेक्ट पूछ लिया एरिया निकालो, तो एरिया तो बहुत सिंपल है, एरिया को क्या करूं, सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा तो आर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो एल अपॉन में आर, सिंपल, ये एरिया आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया का फॉर्मूला। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज थे जिसके बेसिस पे आपको क्या करना है बच्चों, न्यूमेरिकल करने हैं। बस न्यूमेरिकल को करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, न्यूमेरिकल्स की यूनिट्स जो भी होती है उनको ध्यान से पढ़ना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है, कैलकुलेशन इजी बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इजी बनाओगे इजीली सोल्व हो जाएगी। एग्जाम में बच्चों कभी भी टफ कैलकुलेशन नहीं आती, वो सिर्फ आपके कंसेप्ट चेक करते हैं। कंसेप्ट में क्या है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कैसे करना है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं आपको अगले लेक्चर में जो है कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा फॉर्मूले से रिलेटेड, तो इसलिए बच्चों इन फॉर्मूलाज को पढ़ो, रिवाइज करते रहो कंटेंट को, ठीक है। और मिलते हैं अगले आपको वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों और शेयर जरूर करना बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच।